हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 में दो समतल वृत्ताकार कुंडली हैं और उनके बीच कितना अन्योन्य प्रेरकत्व निकलता है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने आपको कराया था दो लंबी परिनालिका हैं और एक दूसरे से बद्ध हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं, तब उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है ये चीज़ आपको बताना था। और यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे पास दो वृत्ताकार कुंडली हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दो कुंडली हमारे पास, एक की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है ना। एक कुंडली हमारा P है, दूसरा Q है, और इन दोनों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है ये चीज़ अपन को क्लियर करना है। तो यहाँ पर हमने दो कुंडली लिया है, दो वृत्ताकार कुंडली है, एक P1 है, ये मतलब एक P है और Q है। तो यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं कि माना दो वृत्ताकार कुंडली है P और Q जो कि समाक्षीय है, मतलब एक ही अक्ष पर स्थित हैं। जैसे मान लीजिए कुंडली हो और एक ही अक्ष, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई पदार्थ है या आपका रॉड है, कुछ अलग पदार्थ का कुछ भी हो सकता है, जो कि एक ही रॉड पर दोनों कुंडली लगे हैं। समाक्षीय मतलब एक ही अक्ष है, मतलब एक प्रकार से इसको समझ रहे हैं कि एक ही अक्ष पर दोनों कुंडली हैं। अब दोनों की त्रिज्या कुछ तो अलग अलग होगी, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या R1 ले लिया हमने, इसका R2 ले लिया। अब फेरों की संख्या की बात करें, जैसे प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या आप मान सकते हैं N1 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2। ये चीज़ तो आप मान सकते हैं, सिंपल है। ये भाई क्वेश्चन में ही बोल कर रखा है कि दो वृत्ताकार समतल वृत्ताकार कुंडली है, तो दो कुंडली हमने ले लिया, P और Q ले लिया, एक ही अक्ष पर इसलिए समाक्षीय हैं और पास में स्थित हैं एक दूसरे के। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यदि N1 है, यहाँ पर यदि N1 करें तो इसका N2 है, त्रिज्या R1 है तो त्रिज्या R2 है। अब देखिए बात ये होता है बच्चों कि जैसे हम एक कुंडली में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमने ये गैल्वेनोमीटर है और ये हमारे पास एक छोटा सा बैटरी है या सेल है जिसके माध्यम से हम धारा प्रवाहित करेंगे। इसमें डीसी करंट प्रवाहित कर रहे हैं अपन, तो एक बैटरी या सेल के माध्यम से इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे और इसके पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी। इसके पहले आपने फैराडे का नियम पढ़ा था, फैराडे का नियम पढ़ा था आपने कि भाई साहब यदि हम किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं, सिंपल थोड़ा समझने की कोशिश करो, यदि किसी चालक तार पर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है कि चालक तार में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होती है और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसी के सिद्धांत के आधार पर स्वप्रेरकत्व की परिभाषा आपने पढ़ा कि जब किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं तो स्वयं के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं, है ना, स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है बच्चों की एक कुंडली में धारा बहाएं और दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लग जाए। जैसे हम यहाँ पर एक बैटरी या सेल के माध्यम से यदि प्राथमिक कुंडली यानी हमने प्राइमरी यानी P कुंडली जो है इसमें यदि हम धारा बहाएं बच्चों, और इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे द्वितीय कुंडली जो हमने लिया है यानी दूसरा कुंडली जो है Q, इसमें क्या है कुछ ना कुछ एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और धारा बहेगी, जिस कारण से यहाँ पर हम यदि बात करें गैल्वेनोमीटर, इसकी सहायता से हम इसका संकेतक जो है विक्षेप होगा, मतलब धारा मापीगा, तो इससे पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तब इनके बीच जो है एक अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू निकल कर आती है। तो यदि हम प्राइमरी कुंडली यानी प्राथमिक कुंडली P में कुछ ना कुछ धारा बहाएं तो कहीं ना कहीं पहले तो इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। जैसे किसी भी कुंडली में जब हम धारा बहाते हैं तो धारा बहाने के कारण उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, यदि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों मुनि बटे द्वार। क्या? मुनि बटे द्वार यानी 2R। त्रिज्या जो भी है, जैसे N1 फेरों की संख्या N1, धारा I1 तो I1, धारा I1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखना, अपनी मर्जी के अनुसार है। ठीक है, और त्रिज्या यदि R1 है तो R1, या आप ऐसा भी लिख सकते हो मुनि μ0 Ni, यदि 1 है तो 1 और नहीं है तो नहीं। ठीक है, जिससे धारा में हम 1 नहीं मानते हैं क्योंकि एक ही कुंडली में धारा बहाएंगे। ठीक है, तो ये हम यदि किसी कुंडली में धारा बहाते हैं तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आता है, ये चीज है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब प्यारे बच्चों इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके चारों ओर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी द्वितीय कुंडली में कितना फ्लक्स होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब कितना प्रभाव डाल रहा है, और इस कुंडली का क्षेत्रफल कितना है। समझ रहे हो भाई साहब, यदि प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना निकल कर आ रहा है μ0 Ni बटा 2R, त्रिज्या R1 है, फेरों की संख्या N1 तो हमने N1 ले लिया।
अब प्यारे बच्चों, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा द्वितीयक कुंडली में, वो किसके कारण होगा? पहले के कारण होगा, क्योंकि धारा तो हम पहले में बहाए हैं। जब धारा पहले में बहा तो इसी कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो द्वितीय कुंडली है बच्चों, इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। समझने की कोशिश करो, हम धारा प्राथमिक कुंडली में बहाते हैं और प्राथमिक कुंडली में धारा बहाने के कारण जो द्वितीय कुंडली है इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जो हम फाई का मान यदि निकालेंगे कि भाई हम फाई भी निकालना चाहते हैं चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में, तो ये डिपेंड करेगा कि पहले के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र है और द्वितीयक में कितने भाग से होकर जाता है, मतलब क्षेत्रफल कितना है। समझ रहे हो ना? ये चीज क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूं भाई साहब कि पहले का तीव्रता कितना है इसके कारण, जिसके कारण यहां पर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इसका वैल्यू है μ0 n1 है ना n1 बटा 2r1। और फिर बच्चों ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, ए का मतलब क्षेत्रफल। तो यदि वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 कर देंगे क्योंकि द्वितीय कुंडली की त्रिज्या r2 है, द्वितीय कुंडली की त्रिज्या r2 है। सिंपल है ये चीज। अच्छा, ये हमारे पास फाई बी का मान निकल कर आया, बिल्कुल चिंता ना करें, ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप परेशान नहीं होंगे कि भाई साहब यदि धारा आई बहाया जाए तो इतना चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5 बराबर बी ए हो जाएगा। ए है प्यारे बच्चों, ए कैपिटल में है, आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी का ए के साथ, तो बी का मान इतना है और ए जो है आपका क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल है। ये चीज तो आपको क्लियर है, यहां तक कोई रोक ही नहीं सकता। अब बच्चों इसके बाद ये बात आती है कि जैसे हम क्या बात कर रहे थे, अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक कैसे डिपेंड होता है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि यदि बच्चों द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, कुल चुंबकीय फ्लक्स। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? धारा पर डिपेंड करेगा, कितना धारा बह रहा जिस कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब बच्चों यदि मैं n2 फाई और फाई भी करूं, समानुपाती हटाऊं तो एक नियतांक लग जाता है। क्या लगता है? एक नियतांक। तो m क्या है? एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक भी कहते हैं। अब यहां से m की वैल्यू जो निकालूं तो आप कहोगे कि i का इधर आप डिवाइड कर दो, तो n2 फाई बी बटा आई, यही मेरे पास अन्योन प्रेरण गुणांक है या अन्योन प्रेरकत्व है। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि m का जो वैल्यू है वो n2 फाई है बटा आई है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। और फाई बी का मान तो बड़ा खतरनाक है यार, फाई बी का मान निकल कर आया, देखो n2 बटा आई, इसको रहने दो। फाई बी का मान देखो कितना है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, पूरा ये पूरा वैल्यू है, कितना है? मुनि μ0 n1 आई बटा 2r यानी 2r और पाई आर स्क्वायर, तो r2 का स्क्वायर। इसमें से कुछ कट रहा है क्या? हाँ सर, धारा से धारा कट रहा है। तो कितना निकल कर आ रहा है प्यारे बच्चों? m बराबर μ0 तो μ0, n1 है तो n1, n2 है तो n2, और क्या है भाई साहब? पाई है तो पाई, r2 स्क्वायर, इसको रहने दो, बटा में बच्चा यहाँ पे कितना है? 2, 1 चल रहा था ना, तो 2r1 हो गया। ये चीज निकल कर आया, ये चीज बिल्कुल निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ तक देखो, बहुत ही सिंपल वे से समझाया मैंने, कोशिश किया कि समझ जाओ आप। तो m का मान हमारे पास n2 फाई बी अपान आई, n2 का वैल्यू पुट कर दो, फाई बी का, n2 फाई बी का जो भी है वैल्यू पुट कर दो आप लोग, है ना, और फिर आपका जो है इतना आंसर निकल कर आ रहा है। क्योंकि आई से आई तो कट गया, मैं पहले ही बता दिया, आई से आई कट जा रहा है, हमने आपको सिस्टमेटिक समझाया है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ चुका है। अब बस कुछ नहीं है, यदि कहा जाए कि भाई साहब दोनों कुंडलियों में म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता का क्रोध हो, कहीं ना कहीं कुंडली बनाएंगे तो किसी ना किसी नर्म लोहे के क्रोध में ही लपेट कर बनाएंगे। कुंडली ऐसे तो बन नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं अंदर एक क्रोध होगा जिसमें लपेट कर कुंडली बनाते हैं। तो यदि म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा म्यू का जो वैल्यू है वो म्यू निर्वात में और इसका जो है आपेक्षिक चुंबकशीलता का गुणनफल ये म्यू के बराबर होता है, ठीक है। और यही अभीष्ट व्यंजक है। नीचे आप लिख सकते हो यही अभीष्ट व्यंजक है। जो आप पढ़ रहे हो यार, तो इसमें आपको रटाना हमारा काम नहीं है, सिर्फ समझाना काम है।
यदि आप इतने में भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझा करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया को, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बच्चों नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।